आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं, सोनिया सिंह। हमारी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे फिनटेक सर्विसेज इन इंडिया की। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, जिसे आम बोलचाल की भाषा में फिनटेक भी कहा जाता है, अलग अलग कंपनियों पर बेस्ड एक पूरी इंडस्ट्री है जो फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करती है। फिनटेक कंपनियां इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट और पेमेंट के साथ साथ और कई दूसरी सर्विसेज में भी काम करती हैं। खास बात यह है कि हमारे देश में फिनटेक ने हाल में बरसों में एक नई इंडस्ट्री के तौर पर काफ़ी तेज़ी से तरक्की की है। तो क्या है फिनटेक इंडस्ट्री और कैसे ये काम करती हैं, इसी को समझने के लिए हमने इनवाइट किया है दो खास मेहमानों को। हमारे साथ मौजूद हैं स्टॉक मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह और साथ ही हैं जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट संदीप दीक्षित। आप दोनों का स्वागत है हमारे शो में पैसा बोलता है। रवि, आपसे बात करेंगे शुरू में, और ये बताएं कि फिनटेक कंपनियों के आने के बाद, मैं तो कहूँगी कोविड के बाद ज़्यादा ये हुआ है कि लाइन में आखिर बार कब लगे होंगे कोई पेमेंट करने के लिए, मुझे तो याद नहीं पड़ता। मुझे बस ये याद है कि मैं वोटिंग करने जब गई थी तब मैं लाइन में लगी थी, क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी वहाँ पर। अदरवाइज़ हमें याद ही नहीं कि अब पिछले कुछ सालों में कि कहाँ पर हमने लाइन में लग के कोई पेमेंट की हो। ये सब तो बदला ही है। इसके अलावा ज़िंदगी कितनी बदली है, देश कितना बदला है, इकोनॉमी कितनी बदली है, जैसा कि संदीप जी पहले भी बोल रहे थे, जीडीपी कितना बदला है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपने जितने नाम बोले हैं या जितनी चीज़ें बोली हैं, उन सब में एक बड़ा बदलाव रहा है। और बदलाव इस चीज़ का है कि मैं आपको अगर याद दिलाऊं तो जितना बदलाव आपके बेटे के साथ रिलेशन पे है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि देखिए, आपका बेटा आपसे हमेशा कहता होगा, अरे पापा या अब्बा जान, ये चीज़ आपको नहीं आती, मुझे आती है। तो यही सबसे बड़ा बदलाव और यही इकोनॉमी में पूरा बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। क्यों ऐसा है? आप देखिए, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर याद दिलाना चाहूँगा। 2002 में और 2004 पे जब .com बबल चल रहा था, तो उस टाइम पे कई ऐसी कंपनीज थी जो शेयर मार्केट पे लिस्टेड थी और उन्होंने सिर्फ अपने कंपनी के नाम के आगे लगा दिया था .com, और उसकी वजह से उन कंपनियों के शेयर की वैल्यूएशंस बिना मार्केट के भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ये एक एरा दिखाता है कि किस तरीके से ग्रोथ स्ट्रक्चर डेवलप होता है और उस पर क्या होता है। आज के दिन की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फिनटेक, अगर आज आप फिनटेक से दूर हैं तो इसका मतलब है आप दूसरी पीढ़ी में जी रहे हैं या फिर पीछे कहीं हैं, पुराने ज़माने में। तो आजकल जैसे 70s की मूवीज़ के बारे में बात की जाए, वैसे ही अगर आप फिनटेक का वर्ड नहीं जानते, फिनटेक नहीं जानते, तो आप 70s में ही आप जी रहे हैं। हर चीज़ पे बदलाव आया है, चाहे सामान को खरीदने से लेकर, इंडस्ट्री से लेकर, और वक्त के पहिए के साथ जो चला है वही आगे ग्रो किया है। अब इस समय सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको लगता है कि भारत यहाँ पर जो है वो जिस तरीके से सर्वश्रेष्ठता की तरफ बढ़ रहा है, उसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या रहा है? आज यूएस आप देख लीजिए, चाइना देख लीजिए। हम पहले क्या होता था, एक बहुत बड़ा छोटा सा सिंपल यहाँ पर एक एग्जाम्पल दूंगा। पहले फ़र्क ये होता था कि वहाँ पर जब टेक्नोलॉजी आती थी और हमारे यहाँ जब आती थी तो लोग कहते थे 100 साल 50 साल लग जाएंगे हमें यूएस बनने में। और आज आदमी क्या कह रहा है कि बस अब हम ही सब कुछ सर्वे सर्वा हैं। एग्जाम्पल है कि वहाँ के बड़े बड़े दिग्गज इंडस्ट्रियलिस्ट, जो कि हमारे यहाँ पे जिस तरीके से ऑनलाइन पेमेंट सब्जी वाले के यहाँ पे भी हो रही है, वो एग्जाम्पल आज विश्व के सामने एक सेट हुआ है कि कहीं ना कहीं से फिनटेक जो है वो आगे ग्रोथ में सपोर्ट कर रहा है। फिनटेक का मतलब क्या है? आपकी सुविधा सबसे ज़्यादा बढ़ जाए। अब बैंक कितने लोग विजिट करने जाते हैं ये आप भी जानते हैं। पहले होता था बैंकों में लाइन लगती थी, आज बैंक नहीं जाते, बैंक वाले आपके पास आते हैं कि प्लीज़ हमारे साथ ऐसा कर लीजिए। दूसरी तरफ पेमेंट की जहाँ तक आपने बात करी, मैं कल एक सेमिनार में गया था और वहाँ पर बात हो रही थी, यंग जनरेशन के बच्चे बैठे हुए थे और वहाँ पर बात सिर्फ एक चीज़ की हो रही थी कि आप अपने फाइनेंशियल गोल को कैसे अचीव करें। यहाँ पर तो होता क्या था कि बड़े बुजुर्ग हमें राय देते थे कि जो खर्चा करते हो उसका एक चार्ट बनाओ कि कितना खर्चा कर रहे हो। फिनटेक के समय में कितना आसान हो गया है, आप गूगल पे करते हैं, आप पेटीएम करते हैं या आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ऑटोमेटिकली वो इतने तरीके के कलर चार्ट आते हैं कि आपको खुद लगता है कि क्या मैंने ही इतना बड़ा कलर चार्ट बनाया है, क्या इतना खर्च किया है। तो कहीं ना कहीं से ये चीज़ें क्यों ऐसा इसका फ़ायदा है, क्योंकि आप को आज हर एक चीज़ के इन्हेंसमेंट के लिए बहुत अच्छी सुविधा फिनटेक के थ्रू मिली हुई है। आगे हम चर्चा इस पे करेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता है
कि जिस कंपनी ने या जिस आदमी ने इस फिनटेक के दौर को नहीं समझा और उसके साथ नहीं चला, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये सबसे बड़ा सच है। और देश और विदेशों में जो आज चर्चा भारत की हो रही है, वो शायद इसी वजह से हो रही है। बिल्कुल रवि, जो आपने बात छेड़ी है, तो अमेरिका के साथ और कनाडा के साथ भी हम कंपैरिजन करेंगे भारत का कि किस तरह से इस चीज़ में वो कितने पीछे रह गए और हम कितने आगे चले गए। लेकिन उससे पहले मैं संदीप के पास आती हूँ। संदीप, पे तो हम करते ही हैं। फिनटेक कंपनी का जैसे ही नाम आता है तो ये होता है कि हम पे करेंगे, चाहे वो गूगल पे है या पेटीएम था या जो भी है। लेकिन बोरो की अगर हम बात करें तो बोरो किस तरह से फिनटेक के आने के बाद आसान हुआ है? सोने जी, आपने बहुत अच्छा यहाँ पे पॉइंट निकाला है, क्योंकि बहुत लोगों को मेरे हिसाब से इसके बारे में शायद ना पता हो कि फिनटेक के ज़रिए हम बोरोइंग्स यानी कि हम लोन्स भी ले सकते हैं। हालांकि फिनटेक में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसा अभी रवि जी ने जिक्र किया कि आप जो है अपना वेल्थ का मैनेजमेंट का आप कर सकते हैं उनके थ्रू, और पेमेंट तो हम कर ही सकते हैं। इसके अलावा जो लोन लेने की जो बात है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, अभी ये 2017 के अंदर सरकार ने ये चेंज किया था, इसको रेगुलेट किया था। जब आप बोरोइंग करते हैं तो पहले क्या होता था, पहले ज़माने में आपको अगर कोई लोन चाहिए तो आपको बैंक जाना पड़ता था, आपको बैंक में उसकी अर्जी देनी पड़ती थी, आपको बताना पड़ता था कि आपके पास कितने लोन है, आपका क्या बैकग्राउंड है, आपका एजुकेशन क्या है। तो अब फिनटेक का ज़माना है और फिनटेक के ज़माने में आपको इन सब चीज़ों से पूरी तरह निजात मिल गया है। वो कैसे मिल गया है? आपके पास पोर्टल्स होते हैं और उनको हम लेंडिंग पोर्टल्स बोलते हैं, और उसमें आप जाइए, आप अपना रजिस्ट्रेशन करिए, और रजिस्ट्रेशन में आप अपने KYC के सारे डॉक्यूमेंट्स आप जमा कर दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आप एक ऑनलाइन ही एप्लीकेशन देंगे। एप्लीकेशन के अंदर आप लिखेंगे कि आपको कितना लोन चाहिए, वो एप्लीकेशन पोर्टल के ऊपर जाएगी। अब इसी के साथ में आप अगर देखें कि वहाँ पर कुछ जो लेंडिंग के जो पोर्टल्स हैं, उनके अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि लोन देना चाहते हैं। मतलब ये कि जो एक तो NBFC होती है, NBFC में तो NBFC खुद लोन करती है, लेकिन यहाँ पर वो लोन दूसरे जो लेंडर्स होते हैं जो लोन देना चाहते हैं वो होते हैं वहाँ पे, और वो सब छोटे छोटे लोन्स देते हैं। तो वो आपकी एप्लीकेशन को चेक करेंगे, वो देखेंगे, आपका सिबिल रेट भी देखेंगे, सिबिल स्कोर भी देखेंगे कि आपका सिबिल स्कोर क्या है। फिर उसके बाद वो आपको बताएंगे कि आपको वो लोन कितने इंटरेस्ट पे दे सकते हैं। जब आपके पास वो इंटरेस्ट आएगा और आपकी लोन एप्लीकेशन को वो मान लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर आपको वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सूट करेगा तो फिर आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे उसके तुरंत बाद ही वो अमाउंट आपके बैंक के अंदर आ जाएगा, यानी कि आपका लोन प्रोसेस हो जाएगा। और उसी जो लोन एग्रीमेंट उसमें बनेगा, उसी में आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी होंगी कि आपको कितने की EMI हर महीने देनी है और कितने पीरियड तक का आपका लोन रहेगा। तो ये सारी कंडीशंस उसके अंदर होती हैं। इसमें देखिए दोनों तरफ से बड़ा फ़ायदा है। एक तो जो लोन लेने गया है उसको बहुत फ़ायदा है, क्योंकि उसको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो पोर्टल पे जाके अपना ऑटोमेटिकली वहीं पे ही अपना लोन प्रोसेस करा लेगा। प्लस जो लोन दे रहा है, क्योंकि ऐसा होता है कि बैंक के अंदर अगर आप पैसे जमा कराते हैं तो आपको 6-7% की FD का इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन अगर आप ऐसे लेंडिंग पोर्टल्स पे जाते हैं तो आप अपना इंटरेस्ट 12-13-14% तक भी चार्ज कर सकते हैं। और क्योंकि आप सामने वाले का जो लोन ले रहा है उसका पूरा चेक कर रहे हैं, तो आपको पूरा पता लग जाएगा कि जो लोन ले रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो लोन वापस करने में सक्षम है या नहीं है। तो ये सारे देखते हुए ये दोनों जो पार्टीज़ हैं, जो लोन दे रहा है और जो लोन ले रहा है, उन दोनों के लिए बहुत ही अच्छा ये सिस्टम डेवलप हुआ है। और ये कि फिनटेक का एक अलग मैं कहूँगा उसका एक क्षेत्र है जहाँ पे ये प्रोसेसिंग चल रही है। तो इसके बारे में जो है और भी हम विस्तार से बात कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये मोटा मोटा इसका जो सिस्टम है ये इस तरीके से है। संदीप, आपने जो बोला छोटे छोटे लोन्स, मतलब
क्या अमाउंट होगा वो? अमाउंट इसमें आप 10,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। 10,000, 20,000, 50,000 रुपये तक आप जा सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा लोन चाहिए तो आप ज़्यादा पोर्टल पे जाके भी इससे ज़्यादा भी अमाउंट ले सकते हैं। तो अब आप हंसिएगा मत अगर मैं ये सवाल पूछूं कि इस सब में कितने दिन लगेंगे? इसके अंदर अगर आपका नहीं, बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि होता क्या है कि अगर हम पुराने सिस्टम से कंपेयर करें तो बैंक के अंदर जाएंगे, अगर आप 50,000 का भी लोन लेंगे तो मेरे हिसाब से 15-20 दिन से कम नहीं लगते। बिल्कुल। लेकिन अगर आप इस सिस्टम के थ्रू जाएंगे तो आपका लोन ये 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर प्रोसेस हो जाएगा। ओके। और अगर हम मैं यहाँ पर थोड़ा अपडेट देता हूँ। अगर देखिए जो इन्होंने बात कही है वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी की क्रेडिट हिस्ट्री होती है और वो अगर ऑलरेडी लोन को पे कर चुका है, उसका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, तो आप बिलीव करिएगा कि आज ऐसे ऐप्स अवेलेबल हैं, या ऐप का मतलब है एक ऐसी कंपनीज अवेलेबल हैं जो कि विद इन 5 मिनट आपको लोन देते हैं। तो वो जो 3 से 4 दिन का प्रोसेस है वो एक है, लेकिन अगर आपका ऑलरेडी डॉक्यूमेंट, देखिए सबसे बड़ा चैलेंज कहाँ पर आता है, लोग कहते हैं मुझे लोन मिल सकता है नहीं मिल सकता। आप अपने से इस चीज़ को पूछिए कि आपको मिल सकता है नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं, आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया, आपकी इनकम है, आपके पैन कार्ड है, आपका आधार कार्ड है, आपकी पूरी की पूरी फाइनेंशियल डिटेल है, तो आपको लोन मिलने में कोई रोक नहीं लगा सकता। लेकिन जहाँ पर लेकिन लग जाता है वहाँ पर फिर ये दिक्कत आती है, क्योंकि आजकल जो फिनटेक की हम जो दौर की बात कर रहे हैं, मैंने कई कंपनीज की ऐप को देखा है और उनकी क्रेडिट चेक करने के तरीके को देखा है। मैं तो हैरान था कि जब मैंने एक कंपनी के साथ प्रैक्टिकली अप्लाई किया कि मैं देखने में मुझे कितना लोन मिल सकता है, तो आप बिलीव करिएगा कि विद इन 5 मिनट मेरे को उसमें से आ गया कि मेरे को इतना लोन मिल सकता है, और उस कंपनी की तरफ से सिर्फ देखते देखते ही फोन आ गया कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, हम आपको गाइड कर सकते हैं। तो कोई पर्पस नहीं पूछते कि आप ये लोन क्यों ले रहे हैं? और अगर क्या उनको ये शंका नहीं होती कि चलो क्रेडिट हिस्ट्री तो ठीक है, आप पे कर रहे हैं, लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट कर दिया तो? आप ना किसी को जानते हो, ठीक है, आधार कार्ड है, KYC है, लेकिन आप मतलब एड्रेस ठीक है वहाँ से मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कहीं रिस्क नहीं है इसमें देने? नहीं, देखिए रिस्क 2 तरीके के लोन ज़्यादातर लोग लेते हैं। एक कोलेट्रल बेस्ड लेते हैं, एक नॉन कोलेट्रल अनसिक्योर्ड लोन होता है। अनसिक्योर्ड लोन जो है वो आपको बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है और उसके लिए आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पर सिक्योर्ड लोन है, जहाँ पर किसी आप कोलेट्रल को देकर ले रहे हैं, वहाँ पर कोई रिस्क कंपनी को नहीं लगता, इसलिए आपको जल्दी मिल जाता है। जी। और कोई टैक्स इश्यूज भी हैं क्या इसमें? नहीं, क्योंकि आप टैक्स एक्सपर्ट हैं तो। हाँ, नहीं इसमें कोई ऐसा कोई टैक्स इशू नहीं है। हाँ, लेकिन टैक्स की इसमें आप प्लानिंग ज़रूर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप अपना जो लोन है वो बिजनेस में अगर यूटिलाइज करेंगे तो जो उसका इंटरेस्ट होगा उसकी आप डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं, वो आपके खर्चे में अलाउ हो जाएगा, तो आपको उस तरीके से भी बेनिफिट हो जाएगा। ओके। और जो लोन दे रहा है उसको ज़रूर जो इंटरेस्ट जो वो अर्न करेगा उसको अपना टैक्स उसमें देना पड़ेगा उस इंटरेस्ट के ऊपर। जी। तो इस पर आगे हम बढ़ते हैं कि देखिए ये तो बहुत एक आसान आपको तरीका मिल गया कि फिनटेक की एक तरह से ये अवतार जो है उससे आपको घर बैठे बिना किसी झंझट के, बिना कहीं जाए हुए, सिर्फ अपनी KYC करवाकर और अपना कोलैटरल बताकर आप अपना लोन ले सकते हैं, और वो जो सिरदर्दी या फिर जो टेंशन होती है वो ख़त्म हो गई है। आप प्लान कर सकते हैं, उसको आप अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी इनकम को ग्रो कर सकते हैं, और इसी वजह से शायद भारत भी ग्रो हो रहा है क्योंकि इस तरह से अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। रवि, ये बताएं कि क्या फिनटेक कंपनियों का जो आज का परिप्रेक्ष्य है वो इसलिए भी है क्योंकि भारत के जो कंज्यूमर्स हैं उन्होंने बहुत जल्दी अडेप्ट किया है? ये देखिए ये तो ज़रूर आपका पॉइंट वैलिड है कि आप जब कोई टेक्नोलॉजी कोई ऐसी आती है तो उसको अडॉप्ट करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन जो फिनटेक की क्वालिटी वो ये है कि वो इतनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, मैं पहले तो फिनटेक का एक यहाँ पर मुझे नंबर याद आ रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ओवरऑल फिनटेक है क्या? फिनटेक वो है जो आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, यानी कि सपोज एग्जाम्पल के लिए आप पहले एक नॉर्मल फ़ोन यूज़ करते थे जिसमें आप नंबर्स वाले कीबोर्ड होते थे और आप पहले उनको आपने अडॉप्ट किया, फिर उसके बाद एंड्रॉयड और एप्पल जैसे फ़ोन आए जिनमें कि आपको सारी सुविधा मिली और आपने उनको अडॉप्ट कर लिया। फिर उसके बाद आज उन्हीं पे काफ़ी ऐप आ रहे हैं या कैसी चीज़ें आ रही हैं, उनको कितनी तेज़ी से आप अडॉप्ट कर सकते हैं, यही आपकी जो जर्नी है ना, यही फिनटेक कहलाती है। सबसे पहले ये समझ लें। दूसरा,
अब फिनटेक का मार्केट क्या है इस समय? फिनटेक का मार्केट वर्ल्ड वाइड अगर देखते हैं तो करीब 5.5% से ग्रो कर रहा है, और इस समय पूरा मार्केट में अगर देखते हैं तो भारत का जो रोल है वो 2022 में $584 बिलियन का था, जो कि 2025 तक $1.5 बिलियन का हो जाएगा। अब वर्ल्ड वाइड अगर इस कंपैरिजन को करें तो टोटल जो है वो है $3.64 बिलियन का करीब पूरा फिनटेक का कारोबार है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत, मैंने इसीलिए बोला ना कि नंबर बताता हूं तो समझ में आएगा कि भारत कहां पर अहम रोल अदा कर रहा है। अब जो आज आपने सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन कहां की अगर आपसे पूछूंगा तो आप सवाल का आंसर देंगी भारत की। इसी वजह से भारत में जो फिनटेक कंपनीज हैं उनको अपनी ग्रोथ दिखाई दे रही है, और भारत के बढ़ने के पीछे का रीजन यही है कि फिनटेक के यूजर्स जो हैं वो बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। अब जो आपने पॉइंट पूछा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जो सुविधा है वो आप कितने सिंपल तरीके से आप सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिससे कि लोग अडॉप्ट कर पाएं। एक एग्जांपल के लिए देखिए कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। अब फिनटेक का फायदा सबसे बड़ा आज तो यही है कि आपको जो पैसे की समस्या होती थी, या आपने देखा होगा कि पिछले 10 सालों में एंटरप्रेन्योर के लिए लोग ज़्यादा आ रहे हैं, सरकारी जॉब्स की तरफ लोग नहीं जा रहे हैं, अपना खुद का बिजनेस लोग खड़ा कर रहे हैं। सरकार की बहुत सी स्कीम्स हैं जो उसका फायदा दे रही हैं। ये क्यों हो पाया है? ये सिर्फ फिनटेक की वजह से हो पाया है, क्योंकि आप ऐप बनाते हैं तो आप अपना फिनटेक खड़ा कर लिया, आपने एक कंपनी खड़ी कर ली। आप इंश्योरेंस करते हैं तो भी आप फिनटेक की ज़रूरत है। आप डेली मर्रा के सामान मंगाते हैं, जो आप जाते थे पहले, उसका भी अपना एक है कि आपने उसके फिनटेक की एक ऐप के थ्रू आप कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जो टेक्नोलॉजी है वो आपकी सुविधा यहाँ पर पूरा का पूरा आपको दे रही है। अब आपको एक एग्जांपल देखिए कि जब हम कभी सामान ले जाते तो हमेशा कैश आपकी जेब में होना चाहिए था। आज 95% लोगों के पास कैश होता ही नहीं है, और उसका दूसरा फायदा क्या मिला है कि अब आपको कोई चाकू दिखा करके ना पैसे नहीं छीन सकता, फोन छीन सकता है। तो आप फिनटेक का फायदा भी उठा सकते हैं कि आप उसको लोकेट कर सकते हैं, पैसा ट्रांसफर होगा तो बैंक आपकी हेल्प करेगा। तो बहुत सी अच्छी चीजें हो रही हैं, और इसी वजह से लोग फिनटेक को इतनी जल्दी अडॉप्ट कर रहे हैं। आपने सरकारी नाम लिया तो मैं संदीप जी आपसे पूछूंगी कि जो सरकारी बैंक हैं उनका आपको क्या लगता है एटीट्यूड टुवर्ड्स फिनटेक? वो अपने आप को कितना बदल रहे हैं, और आने वाले टाइम में क्या हम देखेंगे कि क्योंकि सरकारी बैंक के पास अगर हम एसबीआई की भी बात करें तो सब मैक्सिमम कस्टमर्स उनके पास ही हैं, तो रूरल एरिया तक ये सब पहुंचाने के लिए, क्योंकि रूरल एरिया में भी हम देख रहे हैं कि ई कॉमर्स बहुत जा रहा है और वहाँ पे भी चीज़ें खरीदना और उनको यूज़ करना बहुत इजी हो गया है, और इस वजह से वो भी बहुत ग्रो कर रहे हैं। तो अगर हम उसमें देखें तो जी सोनिया जी, भारत के जो बैंक्स हैं वो पहले तो उनको ज़रूर मुझे लगता है कि लगा होगा कि हाँ ये कंपटीशन एक खड़ा हो रहा है उनके सामने, लेकिन आज की डेट में क्या हो गया है कि सब लोग अब मिल के काम कर रहे हैं। आप देखिए जो जितनी भी ऐप्स आ गई हैं, जैसे कि यूपीआई का जो सिस्टम आया है, यूपीआई के सिस्टम में क्या है कि आप अपने जो नंबर है उसको आप अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर लेते हैं। जब आपका बैंक अकाउंट लिंक हो जाता है तो वो ट्रांजैक्शन आपके बैंक के अंदर सीधा जाती है, यानी कि अगर आपने कोई पेमेंट करनी है तो आप यूपीआई करेंगे, आपका एसबीआई में अगर अकाउंट है तो वो सीधा आपके एसबीआई अकाउंट के थ्रू ही वो पेमेंट जाएगा। मतलब यहाँ पे फिनटेक एक तरह से क्रेडिट कार्ड की भी अब जरूरत नहीं है आपको, क्रेडिट कार्ड की भी जरूरत, डेबिट कार्ड की भी जरूरत नहीं बिल्कुल, है, बिल्कुल, बस एक स्मार्टफोन की जरूरत, एक स्मार्टफोन की ज़रूरत है। तो जो भी अब क्या हो गया कि जो फिनटेक के साथ बैंक का जो कोऑर्डिनेशन है वो इस तरीके से हो रहा है कि जो फिनटेक है, जैसे आप मान लीजिए आपका पेटीएम में अकाउंट है, तो आप क्या करेंगे, पेटीएम के अंदर अपना यूपीआई का जो अकाउंट है उसको लिंक करेंगे, बैंक अकाउंट को लिंक करेंगे, और आपकी सारी पेमेंट्स और सारी रिसीट्स उसके थ्रू हो जाएंगी। इनफैक्ट जब शुरू में जब बैंक अकाउंट्स ज़्यादा से ज़्यादा खुल रहे थे, जब डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी का टाइम आया था, तो काफ़ी बैंक अकाउंट्स खुले, लेकिन जो बैंक अकाउंट्स हमारे, जैसे आपने बोला कि जो रूरल एरियाज़ हैं, जो गांव देहात हैं, वहाँ तक अभी भी बैंक्स का जो पकड़ है, बैंक्स वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, इतने ज़्यादा बैंक अकाउंट्स नहीं हुए हैं। तो उसका जो गैप है, उसका गैप वो फिल कर रहा है आज की डेट में जो अपनी फिनटेक कंपनीज हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई इंसान किसी देहात गांव में रहता है, लेकिन
बैंक उसके गांव से मान लीजिए 50 किलोमीटर दूर है, तो वो अगर एक बारी वहाँ पे जाके अपना अगर अकाउंट खुलवा लेता है और अपने मोबाइल से उस बैंक अकाउंट को यूपीआई का लिंक बना लेता है, तो उसके बाद उसको अपने बैंक जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सारा काम अपना मोबाइल से कर लेता है। तो जैसे ई कॉमर्स आपने जिक्र किया, तो ई कॉमर्स में अगर कोई पेमेंट करनी है तो वो उसी बैंक अकाउंट से लिंक हो जाएगा, वो सारी पेमेंट्स उसकी ई कॉमर्स के थ्रू हो जाएंगी। मान लीजिए अगर वो अपना जो खेती बाड़ी का जो चीज़ें हैं वो अगर वो सेल करता है जाके, तो उसकी सारी पेमेंट उसके बैंक अकाउंट में यूपीआई के थ्रू आ जाएंगी। उसको जो खर्चा करना है खाद के लिए, पानी के लिए, मोटर के लिए, ट्रैक्टर के इंस्टॉलमेंट के लिए, तो वो सारा उसका यूपीआई के थ्रू हो जाएगा। तो जो बैंक्स का जो गैप है वो इस तरीके से यूपीआई फिल कर रहा है, मतलब जो फिनटेक कंपनीज है वो फिल कर रही हैं, और इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जी, आपने जो बात जिक्र की कि अगर सरकारी बैंक या जो भी आपका बैंक है वो 50 किलोमीटर दूर है आपके गांव से, तो आप एक बार जाते थे और अपना सारा काम करके आते थे। लेकिन आज के तारीख में जब आप सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हो, फिनटेक कंपनियों के चलते ये वाली जो इकोनॉमी है जहाँ पर एसेट मैनेजमेंट हो रहा है, आप अपने पैसे को सिर्फ बैंक में रख के ही ग्रो नहीं कर रहे हैं, आप उसको और अलग अलग चीज़ों में, स्टॉक्स में लगाकर या फिर और कुछ वो करके उसको ग्रो कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में लगाकर। इसके अलावा दूसरी चीज़ कि अगर आप अपनी खेती को भी अपना कुछ सामान बेचना चाहते हैं तो आप मंडी, ई मंडी और ये सब अगर आप हमारे दर्शकों को समझाएं तो। देखिए, मैं जो इन्होंने बोला मैं उसमें थोड़ा एक पॉइंट ऐड कर दूं। मैंने क्या चेंजेस देखे हैं, मैं अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सी जगह पे बैंक्स जो हैं बहुत दूर हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर गांव में, हर शहर में, हर जगह पे एक चीज़ आपको जरूर मिलती है, वो होता है जनरल मर्चेंट स्टोर। और आपको मैं बताऊं कि जब मैं हैरान होता हूं और जब गांव में जाता हूं और वहां पर देखता हूं कि वहां पर लाइन इस चीज़ की लगी है कि मुझे पैसा भेजना है, तो वो मर्चेंट जो वहाँ पर जो जनरल स्टोर वाला है वो आधार कार्ड के थ्रू पैसे जो है वो दूसरी जगह पे भेज रहा होता है। ये सबसे बड़ा सरप्राइज और फिनटेक का एक एग्जाम्पल है। मुझे ऐसा लगता है कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन में आज अगर कोई ये यूज़ करना चाहता है तो चाहे उसका अकाउंट हो नहीं हो, वो इस चीज़ को आसानी से यूज़ कर पा रहा है, जो कि चेंज सबसे बड़ा बदलाव देखा। क्योंकि मैं जब अपने गांव पे गया और मैंने पूछा कि यहाँ पे मर्चेंट बैंकर मतलब कुछ अगर आपको पैसा भेजना है तो कैसे भेजते हो, तो उन्होंने बताया हम आधार कार्ड से अपना पैसा दुकान पे जाते हैं, वो थोड़ा सा 10 रुपये चार्ज करता है और उसके थ्रू वो पैसा भेज देता है। इस चीज़ की जानकारी मुझे भी नहीं थी, लेकिन मुझे सुन के ये लगा कि हाँ वाकई में ये एक ऐसा पॉइंट है शायद जिसे हम कभी एक्सपीरियंस पे याद करें। तो आज मुझे लगता है कि बैंकों का यूज़ जो है वो धीरे धीरे इसीलिए इतना कुछ बहुत ज़्यादा अग्रेसिव यूज़ नहीं रहा है। अब आपके पॉइंट पे आते हैं, जो आपने बहुत अच्छी बात कही। आज आपके पास फसल है, आज आपके पास कोई सामान है, कुछ आपको बेचना है, जैसे कि फिनटेक का इस्तेमाल करके बहुत से पुराने फर्नीचर, पुराने सामान को आपको बेचना होता है, आपके चुटकियों में आपके घर से ले जाते हैं, आपको किसी ब्रोकर की ज़रूरत नहीं, किसी के बीच की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आप अगर कोई किसान भाई बहन है जिनकी की ज़रूरत है, उनको अगर आपको मदद की ज़रूरत है, किसान लोन की ज़रूरत है, तो आपको अकाउंट के साथ में आपको वो चीज़ें बहुत आसानी से मिल पाती हैं। अब ये तो हो गया एक पार्ट जो कि यूज़ कर रहा है। दूसरा पार्ट ये है कि अगर सपोज करिए कि उनके अकाउंट में अगर 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो मैंने क्या फ़र्क देखा है, वो 1 लाख रुपया ना आजकल अकाउंट में रखते नहीं है। वो क्या चेंजेस करते हैं, या तो वो उसमें से 10-20 हज़ार रुपये रोक लिया जो उनकी ज़रूरत है, बाकी 80 हज़ार रुपये की वो 6 दिन की, 15 दिन की, 10 दिन की, 25 दिन की FD करा देते हैं, जो मैंने पहला चेंज देखा। दूसरा, कुछ समझ में नहीं आता तो थोड़ा सा स्टॉक मार्केट की नॉलेज ले करके कम से कम स्टॉक मार्केट पे शुरू कर देते हैं कि कुछ 10-20-50 हज़ार रुपए से स्टॉक मार्केट पे काम करना शुरू कर दें। तीसरा सबसे बड़ा, जो म्यूचुअल फंड वगैरह आप देखते हैं, पहले होता था कि म्यूचुअल फंड जाओ, फॉर्म भरो, ये चीज़ें डिटेल करो। आज बहुत आसान है, एक क्लिक आप बटन दबाते हैं और म्यूचुअल फंड पे आपका निवेश चला जाता है, और आप एक क्लिक करते हैं, आपको 3 दिन के अंदर पैसा वापस आ जाता है, और आप देख सकते हैं कि मेरा कितना ग्रो हो रहा है या अभी स्टेटस क्या है। बिल्कुल एग्जैक्टली मैं यही कहने वाला था। तो हो क्या रहा है कि ये सब क्यों पॉसिबल है? पहले तो ऐसा नहीं होता था। पहले आपके पास अकाउंट में पैसा होता था, फिर आप 2-3 महीने में कभी आप टाइम लगाते थे, बैंक जाते थे, FD करवाते थे, वो 3 महीने तक बैंक में पैसा यूजलेस आपका पड़ा रहता था।
आज ऐसा नहीं हो रहा। आज देखिए जो अब ये फिनटेक है उसका फ़ायदा लोग कैसे उठा रहे हैं। लोग सीधे इस्तेमाल करते हैं, ऐप पे जाते हैं, देखते हैं कि मेरा हाँ ठीक है, मुझे 20-25 हज़ार की ज़रूरत है अब। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि बैंकों के अंदर भी बड़ा बदलाव आया है। कई बैंकों की सर्विसेज ऐसी हो गई कि सपोज करिए कि उनमें आपने 1 लाख रुपए की एफडी करा दी और आपको सिर्फ 5,000 रुपए की जरूरत है, तो आप पार्शियल विड्रॉल उस एफडी से 5,000 रुपए का भी कर सकते हैं। पहले नहीं होता था। पहले ये सब नहीं था। ये क्यों आया है? क्योंकि जब लोगों की जैसे रिक्वायरमेंट है, फिनटेक का डेवलपमेंट, फिनटेक के प्रोडक्ट, बैंक के प्रोडक्ट वो इस तरीके से बन के आते हैं कि जो कि आपकी हेल्प करते हैं। हाँ, इन सब चीज़ों में मैं आपको बस एक राय दे सकता हूँ कि जो ये आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, इसके माध्यम से जागरूक बनिए। अपने हर एक सेकंड को सिर्फ रील और फेसबुक के उस पर मत जाइए, उसका सही इस्तेमाल करिए, नॉलेज लीजिए, उसको कैश कराइए और उसका सही इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। पैसा आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है। जिन लोगों ने नहीं इस चीज को देखा है, मेरी बात के बाद वापस जाके रिविजिट करिए, आपको प्रोडक्ट दिखाई दे रहे होंगे, नहीं कुछ दिखता, एफडी में डाल के रखिए। सही इस्तेमाल करेंगे तभी आपकी ग्रोथ होगी और उसी में ये प्रोग्राम आपकी मदद कर रहा है। एब्सोल्युटली, आई एम श्योर इस डांट के बाद आप जरूर देख लेना कि आपको क्या करना है अपने रखे हुए पैसे के साथ। एक चीज़ में अगर हाँ जी, इजाज़त प्लीज़। दें, हाँ। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात जैसे रवि जी ने बताई, इसमें एक ऐप है, तो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आपको जैसे एफडी की जिक्र हो रहा था अभी, अगर आप एफडी बनवाना चाहते हैं, आप उस ऐप पे जाइए और वहाँ पे क्या होगा कि आपके पास ना एफडीज़ की लिस्ट आ जाएगी कि किस बैंक में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। उसमें आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक है और बाकी नॉर्मल बैंक्स हैं, प्राइवेट, सबके लिस्ट आ जाएगी। आप जिस मर्ज़ी पे जाके आप अपना एफडी वहीं से करा सकते हैं। और इंटरेस्टिंग एक और बात यह है कि आपको बैंक में अकाउंट भी खुलवाने की ज़रूरत नहीं है आपका, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हमें ये पता है कि अगर आपको किसी बैंक में एफडी करानी है तो आपको पहले उस बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, फिर वहाँ से आप एफडी करा सकते हैं। लेकिन इस ऐप के थ्रू आपको कोई बैंक में अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपकी एफडी हो जाएगी। और एफडी के बारे में मेरे ख्याल में ये हमारे दर्शकों को, क्योंकि अगर हमारे रेगुलर दर्शक हैं तो उनको पता होगा कि किसी भी बैंक के अंदर 5 लाख तक का गवर्नमेंट का इंश्योरेंस होता है। अगर आपकी बैंक किसी भी वजह से अगर बैंक डूब जाता है तो आपको 5 लाख रुपए तक का आपका पैसा एश्योर्ड है, आपको वो वापस मिलता है। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और ये भी साफ होता है कि अब बैंकों की दादागिरी या फिर मोनोपोली या फिर इस तरह से कुछ नहीं होगा कि भाई हम यही रेट देंगे। अब उनको लोगों के साथ अपना कंज्यूमर्स के साथ चेंज करना पड़ेगा कि भाई दूसरा बैंक अगर ज़्यादा दे रहा है तो मुझे भी कुछ ना कुछ इनको और एमिनिटीज़ दें, ताकि ये जो ग्राहक हैं वो मेरे में अकाउंट खोला हुआ है और एफडी कहीं और कर रहे हैं, तो ये सब नहीं हो। उन पर भी दबाव पड़ेगा बैंक मैनेजर्स पर और वो भी अपना काम सुचारू रूप से करेंगे। अब कोई ये नहीं कह सकता लंच टाइम है बाद में आना। तो लेकिन इसी पर अगर हम आगे बढ़े तो जैसे गुजरात में हमारे पास गिफ्ट सिटी है और अब हम देख रहे हैं कि कई और स्टेट्स भी ये डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि हमारे यहाँ भी इस तरह की सिटीज़ खोली जाएं, क्योंकि इससे जो है एक डेडिकेटेड ग्लोबल फिनटेक वहाँ पर होगा, आईटी हब बन जाता है, इससे एक मल्टी सर्विस एसईजेड बन जाता है और वहाँ पे नेचुरल है कि वहाँ एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है, ग्लोबल कंपनीज आती हैं। तो मतलब आगे आपको क्या लगता है कि फिनटेक का किस तरह का फ्यूचर भारत में है? जी, फिनटेक का फ्यूचर जैसा अभी हम जिक्र कर रहे थे, फिनटेक का फ्यूचर तो बहुत ही बड़ा, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आप अगर 2012-13 से कंपेयर करें तो उस समय भारत के अंदर 162 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुई थी 2013-14 में, और आज अगर हम देखें 23-24 के अंदर वो ट्रांजैक्शन 1,42,000 करोड़ की ट्रांजैक्शंस हो गई हैं। तो और बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का एक सर्वे आया है, उन्होंने ये रिसर्च करके ये निकाला है कि 2030 तक तिगनी ट्रांजैक्शंस हो जाएंगी जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं। तो इस लिहाज से आप देखें कि फिनटेक की तो ग्रोथ अनलिमिटेड है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ग्रो हो रहा है। और अब क्या है कि पहले आप देखिए जब पेटीएम आया था तो उस समय सिर्फ एक पेमेंट का ऐप हुआ करता था, फिनटेक हुआ करता था। उसके बाद आप देखिए इंश्योरटेक आ गया, आप इंश्योरेंस ले लें, आप जाएं पॉलिसी बाज़ार के प्लेटफॉर्म पे जाएं, आप देखें आपके पास इतनी सारी पॉलिसीज़ आ जाती हैं, इतनी सारी कंपनीज आ जाती हैं। आपको मेडिक्लेम कराना हो, आपको लाइफ इंश्योरेंस कराना हो, आपको जनरल इंश्योरेंस कराना हो, आप देखें वहाँ पे कंपेयर करें। अच्छा, इतने अच्छे अच्छे फ़िल्टर्स आपको साइट पे मिल जाएंगे। आप
आप चाहते हैं कि मेरे को रूम रेंट, अगर मेडिक्लेम आप कराने जा रहे हैं कि आप चाहते हैं कि मेरा रूम रेंट का लिमिट इतनी हो, मान लीजिए 10,000 रुपये की आपने रूम रेंट की लिमिट डाल दी, तो उसी हिसाब से वो सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ का डाटा आपके सामने आ जाएगा, जिससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी का आपको इंश्योरेंस सूट करेगा मेडिक्लेम। और इसके अलावा अगर हम वेल्थ मैनेजमेंट का अगर हम देखें, उसके अंदर आपके पास इतने सारे ऐप आ गए हैं, ज़ीरोदा है, आपके पास एंजल वन है, तो उसमें आप कंपेयर कर सकते हैं किसकी सर्विसेज आपको बेस्ट लग रही हैं, कौन आपको उसमें ये लोग आपको एडवाइस भी देते हैं कि इस समय इस शेयर के प्राइस ऐसे चल रहे हैं और ये फ्यूचर में आगे ये एक्सपेक्टेशन है, इनके फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो मेरे हिसाब से, और ग्रोथ और भी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर आप फिनटेक के लिहाज से अगर देखें, इनका रेगुलेशन इतना स्ट्रांग हो गया है, गवर्नमेंट इतने अच्छे से रेगुलेट करती है सारे फिनटेक्स को कि उसमें जो साइबर अटैक्स, क्योंकि क्या है कि ये माना जा रहा है आज की डेट में कि भारत के अंदर, ये एक एस्टिमेटेड मैं आपको फिगर बता रहा हूँ, 6,000 साइबर अटैक भारत के अंदर एक दिन में होते हैं, एक दिन में। पहले के ज़माने में जो लड़ाइयाँ होती थी वो बॉर्डर के ऊपर होती थी, जवान एक दूसरे से लड़ते थे। हालांकि अभी भी दो देशों के बीच लड़ाई चल रही है लेकिन इसके अलावा आप ये मानिए कि साइबर अटैक जो है कंटिन्यूसली चल रहे हैं। मतलब बराबर की कंट्री से आपके ऊपर अटैक हो रहा है, हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता कि कौन किस पे अटैक कर रहा है, लेकिन हो रहा है, साइबर अटैक हो रहा है। वो लोग निकाल रहे हैं कि आपकी किस तरीके से यूपीआई को हैक किया जा सके। अगर मान लीजिए आपका यूपीआई हैक हो जाता है तो आप देखिए कि कितने करोड़ों जो बैंक अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे आपके इनएक्टिवेट हो जाएंगे और आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है, बहुत आगे चल रही है ताकि ये अटैक्स कम से कम हों। तो मेरे हिसाब से फ्यूचर बहुत ब्राइट है और बहुत ही ग्रोथ होनी है फिनटेक के अंदर। तो यानी कि वो जो ABCD बोलते हैं कि AI, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा, उस सब पर पूरा रेगुलेशन है, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा कि कहीं कोई प्रिवेसी लीक ना हो और सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हों वो उनका ध्यान रखें। लेकिन सबसे अहम बात भारत में रोज़गार की, फिनटेक कंपनियों के आने के बाद रोज़गार कितना बढ़ा है और कितने नए नए आयाम, अगर हम देखें, अगर हमें अपने घर का सामान भी मंगाना हो तो इतनी सारी ऐप्स हैं और उनकी पेमेंट आप ऐप के थ्रू ही करते हो, तो वो एक तरह से फिनटेक माना जाएगा कि आपने पेमेंट ट्रांसफ़र उनको किया है। कोई आपको पैसे कैश देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आजकल आपके घर में सामान आ जाता है। और मतलब इतनी सारी मतलब कोई भी आपको सामान खरीदना हो तो आपको अपने घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो आपकी ग्रोसरी हो, चाहे वो आपके कपड़े हों, चाहे वो घर का कोई सामान हो, फर्नीचर हो, या इनफैक्ट कोई अगर आपको घर में हार्डवेयर भी चाहिए या कंप्यूटर्स भी चाहिए, वो सब भी आपको उससे मिलेगा। इस सब के चलते कितना आपको लगता है एम्प्लॉयमेंट का कितना चेंज हुआ है सिनेरियो? देखिए, आपने जो ये पूछा उससे पहले जो टॉपिक चल रहा था, मुझे उसमें एक थॉट आया, तो मैं वो ज़रूर आपके साथ, अगर आपकी परमिशन हो तो, शेयर करना चाहूँगा। आपने बात की थी, इन्होंने बताया कि जिस तरीके से रिस्क है, मैं पहले रिस्क पे आता हूँ फिर ग्रोथ पे आता हूँ। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे यहाँ के डिपार्टमेंट को। ख़ास तौर से मैं आपको बताऊँ कि जितना तेज़ी से फिनटेक बढ़ रहा है उतनी तेज़ी से सरकार, उनकी कंप्लेंट्स भी बढ़ रही हैं और वहाँ पर सरकार बहुत पीछे है। अगर आज आप कंप्लेन करने जाइए तो वो आपको वही पुराना ढर्रा मिलता है जिसमें कि सरकारी ऑफिसेज में, यानी कि आप जब पुलिस थाने पे जाते हैं तो वहाँ पे कोई ऐसा, बहुत कम डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनको नॉलेज है, वो आपको सीधे नकार देते हैं और कहते हैं आप ऑनलाइन कंप्लेंट डाल दीजिए, उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन आने में बड़ा टाइम लगता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आपको ध्यान रखना चाहिए, साइबर का। तो इसके, इन सब चीज़ों के चक्करों में बचने का जो सबसे अच्छा तरीका है, पहली बात है कि सरकार इसकी तरफ कदम उठा रही है, लेकिन वो कदम बहुत छोटे हैं, अभी थोड़े और बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। क्योंकि जितने पुलिस थाने आज पूरे इंडिया में हैं, मुझे लगता है हर पुलिस थाने पे एक साइबर सेल होना भी उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि जब आप 135 करोड़ लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यूज़ कर रहे हैं, दूसरी तरफ है उसकी सुनवाई बहुत कम है, लोगों को पता ही नहीं चल पाता है, जब तक होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है इस पर सोल्यूशन सरकार जरूर सोचेगी। अब आ जाते हैं दूसरा जो आपका पॉइंट है कि किस तरीके से आपको
फायदा मिल रहा है। मैं एक गृहिणी का एक एग्जांपल लेता हूँ। एक गृहिणी है जो कि समझती जाती थी पहले एक दुकानदार के पास, वहाँ पर जाकर के अपने रोज़मर्रा की चीज़ें दाल चावल चीनी सब्जियाँ वगैरह लेकर आती थी। जो रेट बढ़िया देता था वही ऑप्शन था। पर आज आपके पास क्या ऑप्शन है, मोबाइल खोलिए, 4 दुकानों के ऑप्शन के बजाय आपको 100 दुकानों के ऑप्शन मिल रहे हैं। आपको जहाँ पर दाल अच्छी लग रही है, जो 100 रुपये किलो है, वो आपको 90 रुपये किलो भी मिल रही है, 95 रुपये भी किलो मिल रही है। और क्यों मिल रही है उसके पीछे का भी रीज़न तो आप जानते ही हैं कि किसी ने बल्क बाइंग करी है, किसी ने छोटा बाई किया हो, लेकिन फ़ायदा आपको मिल रहा है। फ़ायदा आपको क्या मिल रहा है, आपके पास नेगोशिएशन पावर बढ़ गई है, आप चीज़ों को आप रिप्लेस कर पा रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इन सब दोनों में चाहे कंज्यूमर हो और चाहे जो आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, दोनों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर डेवलप हो रही हैं और इसी वजह से ये ट्रांजेक्शन्स इतने लोकप्रिय हो रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि आपको बिजनेस एक्टिविटी कहाँ पर मिल रही है। देखिए, मुझे याद आता है कि सबसे पहले बहुत जब ये स्टार्ट हुआ था तो ज़्यादातर जो दुकानदार थे उन्होंने बड़ा अगेंस्ट इसके थे, लेकिन आज वही दुकानदार बिना अपने स्टोर को खोले हुए भी बहुत से ऐसे पोर्टल हैं, जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, मैं नाम ले रहा हूँ लेकिन इस समय यही सबसे नोन है, जिन पे कि रजिस्टर होकर फिनटेक का साफ फ़ायदा उठा रहे हैं और अपने प्रोडक्ट को सिर्फ एक, वो पहले क्या होता था, एक दुकानदार कहाँ होगा, मान लीजिए एक दुकानदार एक स्पेसिफिक जगह पे तो 5 किलोमीटर से ज़्यादा उसका सामान नहीं बिक सकता, लेकिन आज उसको ये रीच फिनटेक की वजह से मिली है कि वो 5000 किलोमीटर तक अपना सामान भेज सकता है। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़, जैसे गूगल पर मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि गूगल से नंबर ढूंढ के अगर आप दुकान पे फ़ोन भी कर लेना कि ये चीज़ आपके पास है, तो बोलते हैं हाँ आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए जी। मतलब ये वो शॉपकीपर्स जो कि पहले बोलते थे कि ये क्यों ई कॉमर्स आ रहा है, ये हमें बंद करवा देगा, लेकिन अब वो खुद बोलते हैं कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, हम भेज देंगे। तो आपने देखिए, यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी उससे कहीं ज़्यादा मिलती हैं। आप पहले आप सोचते थे, जैसे मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, रेस्टोरेंट खोलने के लिए आपको स्पेस चाहिए, आप रेस्टोरेंट खोलते हो, लेकिन आजकल क्लाउड किचन का एक ज़माना आ चुका है। आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं रेस्टोरेंट खोलने की, आप घर बैठे खाना बस बनाइए और आप डिलीवर कर सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही। आप डेवलपमेंट, कोई आप गेम बनाते हैं, उसको आप डायरेक्टली पब्लिक तक आप भेज सकते हैं। तो बहुत सी नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसके लिए एक फ़ायदा ये भी मैंने देखा है कि पहले क्या होता था कि छोटी सिटीज़ के जो लोग होते थे वो बड़ी सिटीज़ में काम करने के लिए जाते थे। अब वो दूरी कम हुई है और जो छोटी सिटी के लोग हैं वो वहीं पर बैठे हुए बड़ी सिटीज़ के साथ भी काम कर रहे हैं। तो इसकी वजह से मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक तरफ मिल रही है, आपको वाइड नंबर ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। पहले जैसे एक पॉइंट आपने बहुत अच्छा रेस किया था जिसके बारे में नॉलेज लोगों को कम है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि इस पे एक बहुत लंबा प्रोग्राम होना चाहिए। जो गिफ्ट सिटी की आपने बात करी थी, वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि अभी अनएक्सप्लोर्ड अपॉर्चुनिटी है। फ़ायदा क्या है, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप कंपनी चला रहे हैं, तो आपको मैं कहूँगा कि आप छोटे अगर आप व्यापारी हैं तो भी आपको एक बार गिफ्ट सिटी का फोकस जरूर करना चाहिए। सरकार वहाँ पे इतने बेनिफिट दे रही है बिजनेस ग्रो करने के लिए कि आप टैक्स एक्सपर्ट यहाँ पर बैठे हुए खुद भी बताएंगे कि आगे 10 साल तक टैक्स भी नहीं लगता अगर आप कंपनी वहाँ पर लिस्ट कराते हैं तो आपको ये पता होगा। और दूसरी तरफ है कि आपका जो आप अभी सिर्फ एक था कि आप बस भारत में आप बिजनेस कर रहे थे, गिफ्ट सिटी के थ्रू आपको पोर्टल ओपन हो जाता है कि आप चाहे आप बाहर की कंट्रीज़ में जाएं, चाहे आप यूएस की तरफ जाएं, चाहे आप नॉन यूएस की यूरोप की तरफ जाएं, आपके पास और नंबर ऑफ ऑप्शंस मिलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिनटेक की वजह से ही आज जो इकॉनमी यहाँ पर ग्रो कर रही है उसका सबसे अहम रोल है। मार्केट इसका ज़रूर आपको 1.5 ट्रिलियन का दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये 5% के हिसाब से भी अगर ग्रो करता है तो जल्द ही हम यहाँ पर वर्ल्ड लीडर होंगे। और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपको ढूंढनी है तो आपको फिनटेक को जरूर यूज़ करना पड़ेगा। और इनफैक्ट मैं एक चीज़ यहाँ पर राय भी दूंगा कि जो कंपनियाँ फिनटेक को इस्तेमाल नहीं कर रही हैं उनका अस्तित्व भी आने वाले समय में ख़त्म होता जा रहा है। तो आपको ये बात जरूर देखनी चाहिए। शायद इसी वजह से सरकार जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन की बहुत बात करती है। संदीप, अगर आप इस पर थोड़ा सा बताएं कि चलिए जो ये जैम है कि आधार भी है आपके पास और आपके पास बैंक अकाउंट भी है और एक मोबाइल भी है, तो इनके चलते आप अब एक फाइनेंशियल इंक्लूजन आपका हो जाएगा। तो इससे फिनटेक बहुत ग्रो किया है
और आने वाले टाइम में भारत की इकोनॉमी पर क्या ये माने कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है वो बहुत अट्रैक्शन अब फिनटेक में भी होगा? क्योंकि अगर हम कंपेयर करें, जैसे इन्होंने पहले यूएस का एग्जाम्पल लिया था, जिस तरह से भारत और चाइना में जो ग्रो हुई है फिनटेक की जो ग्रोथ स्टोरी है, वो हमने दूसरे देशों में कम देखी है। बिल्कुल बिल्कुल जी। सोने जी, इसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा जो यूपीआई सिस्टम आया है, इसने बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ लाके दी है फिनटेक इंडस्ट्री में। देखिए, जब फिनटेक स्टार्ट हुआ था, लगभग आप ये मान के चलिए कि जो ग्रोथ आनी शुरू हुई है वो लगभग 2016 के आसपास से ज़्यादा आनी शुरू हुई है, क्योंकि उस समय हमारा स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट भी आया था। तो स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट के रहते जो कंपनीज़ बाहर थीं, उन्होंने देखा कि ये मार्केट इतना बड़ा है, भारत का मार्केट इतना बड़ा है, तो यहाँ पे हमारी प्रेजेंस होना ज़रूरी है अगर हम अच्छी ग्रोथ चाहते हैं अपनी कंपनी में। तो स्टार्टअप इंडिया के तहत बहुत सारी कंपनीज़ इंडिया में आई और उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा, और जब आरबीआई ने एनपीसीआई के साथ मिलके यूपीआई सिस्टम डेवलप करा तो एकदम से ग्रोथ आई। आप को जान के हैरत होगी कि जो यूपीआई का सिस्टम है ये बाहर की लगभग 5 कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया है। सिंगापुर जैसी डेवलप्ड कंट्री ने यूपीआई सिस्टम अडॉप्ट किया है। क्यों? क्योंकि यूपीआई सिस्टम इतना एफिशिएंट है, इतने अच्छे से काम करता है कि आप, जैसे अभी एग्जांपल हमने लिया था, बताया कि सब्ज़ी आप लेने जाते हैं, आपको पेमेंट करनी है 125 रुपये की, आपके पास छुट्टा नहीं है, तो आपको खटखट आपने अपना मोबाइल निकाला और 125 रुपये पे कर दिए, सामने सब्ज़ी वाले को 125 रुपये मिल गए। तो इसके रहते जो सिस्टम डेवलप हुए हैं उसको देखते हुए बहुत सारी फिनटेक कंपनीज़ बाहर से इंडिया आ रही हैं और वो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा ग्रोथ है। अब अमेज़ॉन ने जब इन्वेस्टमेंट किया तो स्टार्टिंग में तो एक अमेज़ॉन नॉर्मल ई कॉमर्स कंपनी थी, अब उन्होंने अपना वॉलेट भी स्टार्ट कर दिया। अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के थ्रू वो सारी ट्रांजैक्शंस करवा रहे हैं सबसे, तो उससे ग्रोथ आ रही है। और इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर इसी वजह से और ज़्यादा फिनटेक के अंदर आएगी, क्योंकि मार्केट का पोटेंशियल बहुत वास्ट है, और क्योंकि कंज्यूमरिज्म इतनी ज़्यादा है तो लोगों को पता है कि यहाँ पे जो ग्रोथ होनी है वो कंज्यूमरिज्म की वजह से होनी है, और कंज्यूमरिज्म होगा तो चीज़ों का कंजम्पशन बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली फिनटेक की वहाँ पे ग्रोथ आएगी, क्योंकि पेमेंट सारी फिनटेक के थ्रू ही होने वाली है। जैसे रवि, अमेरिका के जो एक्स राष्ट्रपति हैं वो तो ये भी बोलते हैं कि जो भारतीय यहाँ पर पढ़ने आते हैं वो इतने स्टार्टअप्स खोलते हैं, और उनको अगर यहाँ पर वीज़ा का इशू होता है तो वो वापस भारत में जाके वो इतने बड़े बिलियनर्स बन जाते हैं। अगर हम उसमें देखें, एंगल में देखें कि ग्लोबल रीच कितनी बढ़ गई है फिनटेक के आने के बाद। फॉर एग्जांपल, हम अगर ऊबर का एग्जांपल लें, ऊबर जैसी कंपनी जो पहले अमेरिका में थी और उसने फिर अफ्रीका में अपना काम शुरू किया और अफ्रीका में बहुत बढ़िया किया, भारत में किया, इसलिए प्रॉबेबली क्योंकि फिनटेक की वजह से, क्योंकि बहुत ब्लैक एंड वाइट का ब्लैक ख़त्म हो गया, सिर्फ वाइट में आपकी पेमेंट्स होती हैं और आपका मनी ट्रांसफ़र ईजी हो गया। ऐसे ही भारतीय लोगों के लिए यहाँ पर जो बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए ग्लोबल रीच कितनी पॉसिबल हो पाएगी फिनटेक की वजह से? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के नंबर इस समय देखें, और ख़ास तौर से जो हमारा एग्री एक्सपोर्ट अगर आप देखें, तो जो सबसे ज़्यादा बढ़ा है वो शायद ये फिनटेक की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। और ये सिर्फ विदेशों के लिए नहीं, डोमेस्टिक स्टेट्स के लेवल पे, सपोज करिए कि कोई छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी का है, वो आज महाराष्ट्र पे भी अपने सामान को इसी वजह से बेच पा रहा है, जो आपने ई मंडी का नाम लिया था कि पंजाब की मंडी अच्छी लग रही, वहाँ पर बेच ले रहा है। और अपने स्टॉक को भेजना, देखिए आजकल कोरियर और ये सर्विसेज तो इतनी ईजी हो गई कि आदमी को कॉस्ट अपनी निकाल लिया और उसके बाद वो उसकी सप्लाई दे पा रहा है। सेम विद द अगर आप बाहर की कंट्रीज़ में देखें, बाहर की कंट्रीज़ में आज आप सिर्फ जिस तरीके से हमारी डिपेंडेंसी, पहले सिर्फ हम इंपोर्ट पे ज़्यादा इंपोर्ट बेस्ड कंपनी थे, आज इंपोर्ट का बिल घट रहा है। सिर्फ क्या है सबसे बड़ा इंपोर्ट? आज कच्चे तेल, क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है। और उसके अलावा अगर हम दूसरी तरफ अगर जाएं, चाहे आप फैब्रिक में जाएं या फिर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में जाएं, एग्रीकल्चर में जाएं, इन सब को हम एक्सपोर्ट इसी वजह से इतनी आसानी से कर पा रहे हैं क्योंकि आज हमारे पास पोर्टल फिनटेक अवेलेबल है। फिनटेक पोर्टल की बात करूं तो जैसे आप देखते हैं कि सऊदी में
या फिर दुबई में, आज मैं तो जब दुबई गया तो वहाँ देखा तो ज़्यादातर इंडियन ब्रांड ही वहाँ पर सबसे ज़्यादा राज कर रहे हैं और यहीं की सबसे ज़्यादा सप्लाई होती है। तो आप ये क्यों पॉसिबल हो पाया है? क्योंकि आप फिनटेक की वजह से कंपनी के एग्रीमेंट्स और कंटेनर्स को की डिलीवरी आसानी से हो जा रही है और विद इन टाइम आपको वहाँ पर डिलीवर हो रहा है। तो ये फिनटेक की वजह से पॉसिबल हो पाया। अब आ जाते हैं दूसरी साइड पे। आप यूएस में अगर कोई कंपनी शुरू करते हैं, आप यूरोप में कोई कंपनी शुरू करते हैं और अगर आप भारत में कोई कंपनी शुरू करते हैं तो आपका कॉस्ट का इतना बड़ा इम्पैक्ट है और इतना बड़ा चेंज है कि जब तक आप कॉस्ट पे करते हैं उतने में तो यहाँ कंपनियां खड़ी होकर लिस्ट करा ले रही हैं। यूएस में ये पॉसिबिलिटी नहीं है और इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो इस समय इंडियन इक्विटी मार्केट आपको टॉप पे दिखाई दे रहा है या फिर ये कहें लाइफ टाइम हाई पर है, आपको सेंसेक्स निफ्टी, और वो चीज़ आपको भारत के अलावा दूसरे मार्केट्स में उतनी नहीं देखने को मिल रही। उसका रीज़न है क्योंकि अब एफआईआईज को भी यही भरोसा है कि जो भारत की कंपनियां वहीं सबसे ज़्यादा ग्रो कर सकती हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल आप देखिए कि गूगल के सीईओ कौन है आज। देखिए क्यों मैं ये आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडिया के भारत के सबसे जो लीडरशिप है वो इसी वजह से आगे बढ़ी है। आप छोटी सी मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं जो शायद मेरे ख्याल से आपने कभी ध्यान ना दिया हो। आपको पता है कि जो यूएस में जितनी भी फाइनेंशियल कंपनीज हैं वो अपने फाइनेंस को एडजस्ट करने और उनके नंबर्स को नॉक करने के लिए वो इंडिया में छोटे छोटे जो आईटी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको वो डेटा प्रोवाइड करते हैं और यहाँ से वो फिल्टर आउट करके और उसको फिर वहाँ पर देते हैं। उसकी बिड और आस्क होती है जिसको कि भारत में बैठे आईटी कंपनीज वाले उसकी बिडिंग करते हैं और बहुत आसान सा प्रोसेस है। और आप बिलीव करिएगा कि इससे कितनी ऐसी जगह पे छोटे छोटे लोग एंटरप्रेन्योरशिप इसके काम कर रहे हैं। मैं जो इसकी बात कर रहा हूँ, आप इसको जाकर के आप इनकी अपनी वेबसाइट्स हैं, फिनटेक की वजह से पॉसिबल हो पाया। कॉन्ट्रैक्ट आता है, सपोज करिए कि किसी ने कहा मेरा अकाउंट पूरा ठीक करना है, मुझे ये बैलेंस जानना है कि कौन मेरा टॉप क्लाइंट कितने दिनों में कितनी बार यूज़ कर रहा है, मुझे उसको क्या पुश करना चाहिए, उसकी डिटेल्स को स्कैन करने के लिए यूएस में अगर काम कराते हैं तो आपको शायद वहाँ पर $500 खर्च करने पड़ते हैं और भारत में आते हैं तो डॉलर के कंपैरिजन में $2 में काम हो जाता है। ये सबसे बड़ा फर्क है और इसी वजह से आपने देखा होगा कि यूएस, यूरोप जो इस तरीके के जोन है वहाँ पर आईटी का रिसेशन जबरदस्त देखने को मिल रहा है, लेकिन भारत में आईटी का रिसेशन बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सारे कंपनियां जब काम कराती हैं तो बाहर की भी कंपनी भारत से ही काम करा रही है और वो इसी वजह से पॉसिबल है क्योंकि आज उसके लिए आपको यूएस जाने की जरूरत नहीं है, इंडिया में बैठे बैठे आप उनके सॉल्यूशंस को दे सकते हैं। तो ये आईटी क्षेत्र का सबसे बड़ा रोल है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आगे आने वाले समय में भारत का सिर्फ यूएस या यूरोप की बात छोड़ दीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी आगे फिनटेक के डेवलपमेंट्स होंगे उसमें 70 to 75% भारत का ही रोल होने वाला है। जी, और मतलब वहाँ से पेमेंट आना भी उनके लिए बहुत आसान हो गया है, इसलिए अब कोई डर भी नहीं है कि हम काम तो कर देंगे, पता नहीं पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं देखिए, तो वो वाला झंझट भी खत्म। बिल्कुल आपने सही कहा और मैं इसके लिए बताऊं कि हमारे यहाँ का जो फेमा रूल है वो इतना ईज ऑफ किया गया है और इसीलिए मैंने कहा ना कि आप अगर एक एंटरप्रेन्योर हैं तो गिफ्ट सिटी जरूर जाइए, एक बार उसके बारे में कुछ नहीं जाइए, आप नहीं जाइए, आप डिटेल देखिए, आपके बिजनेस में वो हेल्प जरूर मिलेगी गिफ्ट सिटी के थ्रू। आखिरी सवाल संदीप मैं आपसे पूछती हूँ कि फिनटेक कंपनीज में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि बाय नाउ पे लेटर। तो जहाँ पे आप ये बोरोइंग्स बता रहे थे, ये भी एक तरह का बोरोइंग ही हो गया। जी 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 हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा सोना जी। एक्चुअली क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा जब हमारे पास ये बाय नाउ पे लेटर वाला जो कॉन्सेप्ट आता है, इसमें थोड़ा सा जो कंज्यूमर है उसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप कोई स्कीम ऐसी ले रहे हैं तो उसमें या तो आप कोई ना कोई डिस्काउंट आपका मिस हो रहा है या कोई ना कोई उसमें हिडन चार्ज लग रहा है। तो उस चीज़ को कंपेयर ज़रूर करना चाहिए जब भी आप कोई इसी स्कीम को ऑप्ट करें, क्योंकि कोई भी ऐसे नहीं करेगा कि आपको इस समय कोई चीज़ आपको दे दी और पेमेंट आपका बाद में, क्योंकि आजकल देखिए कि पैसे की तो कॉस्ट है ही है, हर हालत में कॉस्ट है। आप अगर कोई पैसा अगर आप लेट देंगे तो उसकी कॉस्ट को रिकवर करने के लिए कुछ ना कुछ तो वो करेगा। या तो ये है कि अगर कोई अपनी सेल प्रमोट कर रहा है तो हो सकता है उसमें वो आपको इस तरीके की स्कीम ऑफर कर दे। कैशबैक्स भी बहुत देते हैं, कैशबैक्स भी देते हैं, कैशबैक देते हैं। तो
पहले तो कैशबैक का ज़माना बहुत ही ज़बरदस्त ज़माना था कि बहुत ही कैशबैक मिला करते थे और उसमें प्रमोटर्स जो है खूब कैशबैक दिया करते थे अपने कस्टमर्स को कस्टमर्स बनाने के लिए। और उसमें वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो अपना जितना भी लॉस होता था उसको वो उठा लेते थे। लेकिन हालांकि अब थोड़ा सा कम हो गया है कैशबैक वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन हाँ ये कंसेप्ट है। तो इसके अंदर थोड़ा सा मेरे हिसाब से ग्राहकों को सतर्क होने की ज़रूरत है कि अगर कोई ऐसी स्कीम उनके सामने आती है तो उसको वो किसी और स्कीम से ज़रूर कंपेयर करें कि उनको कहाँ पर इसमें नफ़ा और कहाँ पर नुकसान हो रहा है, तो वो चीज़ ज़रूर देखें। तो यानी कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो उस टाइप की पढ़ाई कीजिए ताकि आपको फिनटेक जैसे इंडस्ट्री में अच्छी जॉब्स मिल सकें। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो किसी न किसी तरह से उसको फिनटेक से जोड़िए ताकि आप उसमें जो फ़ायदे हैं और आने वाले टाइम में भी, क्योंकि यही ग्रो करने वाला है, तो उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है और अभी तक आपने उसको ऑनलाइन नहीं किया है तो जाकर उसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं। लेकिन किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो आखिर में जाते जाते एक बार रवि से पूछ लेते हैं। नहीं देखिए, ज़रूरी तो ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि जब आप इस तरीके की चीज़ों जितनी आप सुविधा चीज़ें लेते हैं उतनी जल्दी आपका रिस्क भी बड़ा हो जाता है। और हमेशा जब भी अगर आप ऐसा ट्रांजैक्शन करें, पहली बात है कि बहुत लोगों को कुछ गलत फहमियाँ हैं जो मैं यहाँ पर बता दूं कि आपको लगता है कि सब जगह आधार कार्ड देना ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले ज़रूर पूछ लीजिए, क्योंकि आजकल लोगों ने फैशन बना लिया, कुछ भी होता है कहते हैं आधार कार्ड दे दीजिए। ऐसा नहीं है। आपके पास अगर और ID प्रूफ है तो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, फिनटेक के दौर पे एक चीज़ कसम खा लीजिए कि कभी आप किसी को अपना पासवर्ड मत दीजिए, चाहे वो आपके घर का कोई भी सदस्य भी क्यों ना हो। और अगर आप पासवर्ड दे रहे हैं तो आप अपने रिस्क को खड़ा कर रहे हैं। दूसरा, किसी भी जो इस तरीके के जो फिनटेक यूज़ कर रहे हैं उनके पासवर्ड्स को अपने मोबाइल पर सेव करके इसलिए नहीं रखिए कि वो मुझे जब याद ना आए तो मैं उसका यूटिलाइज कर पाऊँ, क्योंकि जब आपका मोबाइल फ़ोन हैक होता है तो वो सारे पासवर्ड उसके पास होते हैं। दूसरा, आपके पास जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है उनकी फ़ोटो खींच के कभी भी अपने मोबाइल पर मत रखिए, क्योंकि उसमें जो आपके नंबर्स होते हैं उसके लिए आपको पासवर्ड की कई बार ज़रूरत नहीं होती। तो कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। पहली बात है कि ट्रस्ट किसी पे नहीं करना है। ये सबसे बड़ा सच है कि फिनटेक में अगर आप काम कर रहे हैं, यानी कि अगर आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई आप ऐसा आप कुछ भी कर रहे हैं और आपसे कहता है, अगर सपोज करिए आप बहुत बार ऐसा होता है कि आप दोस्ती यारी में कह देते अच्छा चलो मेरा तुम ये पासवर्ड डाल दो, या आप दुकान पे गए या आप किसी रेस्टोरेंट पे गए खाना खाने के लिए और क्रेडिट कार्ड आपने दिया, आपको इतना आलस आ रहा होता है कि आप क्रेडिट कार्ड का पिन नहीं टाइप करते और कह देते चलो जाओ जाके करके आ जाओ, ये पिन है। कभी ये गलती मत करिएगा, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ में क्या नुकसान हुआ है और उसकी सुनवाई के लिए आपको महीनों दौड़ने पड़ सकता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। और पैसा आपका है, किसी और का नहीं, तो उसको कभी भी किसी को देने से पहले आप उसको ज़रूर आप सोचें। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितना आप UPI ट्रांजेक्शन करते हैं, इस चीज़ को जान लीजिए, 2 बैंक अकाउंट रखिए। एक जिससे UPI ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें सिर्फ 10 से 15 हज़ार रुपये रखिए। दूसरा, जब आपको ज़रूरत है चाहे 500 रुपये सिर्फ UPI में रखिए, जब ज़रूरत है तब आप अकाउंट ट्रांसफ़र करिए और उस UPI वाले को यूज़ करिए, क्योंकि अगर UPI अगर आपका किसी भी तरीके से हैक हो जाता है तो आपके अकाउंट से उतना बड़ा नुकसान ना हो। और ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का UPI के साथ जब फ्रॉड होता है या ऐसी कॉल्स आती हैं तो इमीडिएट आप ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो आप UPI का बैंक अकाउंट यूज़ कर रहे हैं उसमें बहुत कम पैसे रखिए, और जो आपकी सेविंग्स का अकाउंट है उसमें बेशक आप ज़्यादा रखिए, लेकिन ये वाला जो अकाउंट है इसको बहुत ध्यान से रखना है। एक तिजोरी मान लीजिए अपने फ़ोन को कि इस तिजोरी की चाबी किसी के हाथ लगनी नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए और ये सब जानकारी देने के लिए। आई एम श्योर हमारे जो दर्शक हैं वो इस चीज़ को समझेंगे और गांठ बांध के रखेंगे। तो हमारी इस पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। आप हमें अपने सजेशंस भेजिए। हमारा ईमेल ID है ddurduspecials@gmail.com। तो हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।